अनटाइटल्ड चैप्टर। हेलो दोस्तों, लिए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। प्लीज यार उनके लिए भगवान से प्रार्थना करो प्लीज, बिकॉज उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, प्लीज मेरे लिए। तारांकिन। फैकल्टी से बाहर निकलते ही आदित्य आगे की तरफ बढ़ रहा था कि तभी अचानक सामने से उसे काजल आई हुई नजर आई। काजल इस समय अकेली थी और उसके चेहरे पर स्माइल और थोड़ी शर्म साफ दिख रही थी। लेकिन पता नहीं क्यों उसे देखकर हमेशा आदित्य के चेहरे पर आ जाने वाली स्माइल कनक के ब्रेसलेट को देखकर आई हुई स्माइल के पीछे छुप गई थी। या फिर यूं कहूं कि उसे आज उसे बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो काजल की ओर देखकर हल्का मुस्कुराया और फिर वहां से तेज कदमों से पार्किंग की ओर बढ़ गया। काजल का चेहरा मायूसी में डूब गया क्योंकि उसे लगा आदित्य उसकी तरफ आ रहा था। वो उसके चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान देखकर खुश थी। थोड़ा टाइम निकालकर आदित्य से परेशानी मिलने आई थी, लेकिन आदित्य उसे इग्नोर करके वहां से चला गया। उसे जाते हुए देखकर काजल मायूसी से एक लंबी गहरी सांस लेते हुए खुद से बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट। अबीर और अदिति तो कहते थे कि आदि मुझे पसंद करते हैं, लेकिन उनकी ऐसे बिहेवियर को देखकर तो साफ पता चलता है वो सिर्फ मुझे दिलासा दे रहे थे। लेकिन कोई नहीं, एक दिन तो इन्हें मेरा ही होना है। इतना जल्दी मैं इनका पीछा नहीं छोड़ने वाली। इतना कहते हुए काजल वापस वहां से चली गई। उसे नहीं पता था कि आदित्य की लाइफ में अब कनक की एंट्री हो गई थी, जो जाने अनजाने में ही 4 साल से उसके दिल में बसी हुई थी। आदित्य के अंदर की फीलिंग अब उसे ब्रेसलेट की सच्चाई के साथ बाहर आने को तैयार थी। क्लास में पहुंचकर कनक ने लतिका को देखा, जो अपने फोन में बिजी किसी से चैटिंग कर रही थी। यहाँ आने से पहले कनक एक बार वॉशरूम में जाकर खुद को क्लीन करके आई थी। उसके चेहरे पर इतनी मुस्कान देखकर कनक ने लतिका से सवाल करते हुए बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट। क्या हुआ, तुम फोन में चैटिंग करते हुए इतना क्यों मुस्कुरा रही हो? कोई बॉयफ्रेंड बना लिया है क्या? या फिर कोई और बात है? कहीं तुम्हें वैसे जो पढ़ते तो पसंद नहीं है? अचानक उसके फोन में देखने की एक्टिंग करते हुए कनक ने उसे छेड़ते हुए बोला। वही उसकी बात सुनकर लतिका का चेहरा शर्म से टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने अपना फोन छुपाते हुए कनक की ओर देखा और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट। ये कैसी बातें बोल रही हो तुम? और वैसे भी वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मुझे लाइक भी करता है। मेरा ग्रेजुएशन खत्म होते ही मेरी फैमिली यानी मेरे डैड उसके साथ मेरी शादी कर देंगे। वो मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। मतलब सबकी तरह वो मुझे जज नहीं करता। भले ही उसने आज तक कभी भी अपने मुंह से मुझे नहीं बोला, लेकिन मुझे पता है वो मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। अपनी बात कहते हुए लतिका काफी ज्यादा खुश और हैप्पीनेस महसूस कर रही थी। उसके चेहरे को ही देखकर साफ इस बात का पता लगाया जा सकता था। दरअसल लतिका के डैड ने ऑलरेडी उसकी शादी किसी और के साथ फिक्स कर दी थी। वो उनके बिजनेस पार्टनर का बेटा था। अब लतिका का रिलेशन उसके साथ कैसा था आपको बाद में पता चलेगा। उसकी बात सुनकर कनक के चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर अचानक ही उसकी आंखों के सामने आदित्य का चेहरा घूम गया और उसके साथ हुई उसकी किस, जो केबिन और उसे दिन कॉरिडोर में हुई थी। इतना याद करते ही उसका चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया और उसने अपना चेहरा साफ करने के लिए या यूं कहे कि ढकने के लिए आगे बढ़ाया। उसके पहले ही अपने नजर उसके हाथ पर गई और अचानक उसने अपने हाथों से अपना ब्रेसलेट गायब देखा तो उसकी आंखें हैरानी तुम्हारी फैल गई। उद्धरण चिन्ह डॉट। ओ माय गॉड, मेरा ब्रेसलेट किधर गया? मेरे हाथ में ही तो था। अचानक ही अपनी जगह पर खड़ी होती हुई कनक हैरानी से खुद से बोली और अगले ही पल उसे आदित्य का ख्याल आया। उसने तुरंत अपना फोन उठाया और क्लास से बाहर भागते हुए बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट। मैं आ रही हूँ कुछ देर में।
इतना कहते हुए उसके कदम आदित्य के केबिन की ओर ऐसे भागे मानो वो किसी ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रही थी। बीच में मिलने वाले स्टूडेंट्स उसे पागल की तरह देख रहे थे। वहीं कई लड़के उसकी खूबसूरती देखकर तो अपना दिल हारे जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज की दूसरी फैकल्टी यानी साइंस की फैकल्टी में सभी स्टूडेंट्स अपनी डेस्क पर बैठे हुए सामने मौजूद प्रोफेसर की बातों को गौर से सुन रहे थे। आंखों पर चश्मा लगाए हुए दिव्य सफेद जैकेट के साथ आगे की डिस्क पर बैठा हुआ उनकी हर एक बात को अपने नोटपैड में नोट कर रहा था। वही सेकेंड ब्रांच पर बैठा हुआ कुणाल पता नहीं क्यों, पर आज बार बार उसे मुड़कर देख रहा था। बहुत पढ़ाई पर ध्यान लगाने के बावजूद भी उसकी नज़र दिव्या के सुंदर दिख रहे सुंदर नैन नक्श पर ही जाकर टिक रही थी। तभी अचानक प्रोफेसर की नज़र पीछे मुड़ते ही कुणाल पर गई, जो दिव्या के खूबसूरत चेहरे को ही देखते हुए कहीं खोया हुआ था। उन्होंने दिव्या को देखा जो अपनी पढ़ाई में मगन अपने नोटपैड में नोट बना रहा था। अचानक ही प्रोफेसर को गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में कुणाल पर चिल्लाते हुए अपनी तेज और कड़क आवाज में बोला, उद्धरण चिन्ह डॉट कुणाल, यहाँ तुम पढ़ाई करने आए हो तो पढ़ाई पर ही ध्यान दो, यही तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होगा। वैसे ही एक तो तुम्हारी मार्क्स काम आते हैं, एक बार तुम फेल भी हो चुके हो फिर भी तुम्हें समझ आता नहीं है। अरे शर्म करो, कुछ एक साल पीछे हो गए हो तुम अपने क्लासमेट से। उद्धरण चिन्ह डॉट रिलैक्स सर, मेरे दादा के पास बहुत पैसा है, कहो तो 2-3 लाख भिजवा देता हूँ, लेकिन उससे क्या होगा, घर चलो 2-3 करोड़ ऐसे ही आपको दिलवा दूंगा। प्रोफेसर की बात सुनकर अचानक ही अपनी जगह पर बैठे हुए कुणाल ने प्रोफेसर का मजाक उड़ाते हुए बोला। वही उसकी बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे और प्रोफेसर गुस्से से कुणाल को देखने लगे। कुणाल डेस्क से पीछे टिक गया। उसके बाद उसने अपने एक पैर पर दूसरा पर चढ़ते हुए और दोनों तरफ अपना हाथ फैलाते हुए मुस्कुराकर प्रोफेसर को देखते हुए बोला। वही उसकी बात सुनकर सभी लोग हंस रहे थे, सिर्फ दिव्या को छोड़कर। अपने नोट्स क्लियर करने के बाद उसने उसकी बातें थोड़ी बहुत सुनी, इसलिए पीछे मुड़कर जैसे ही उसने कुणाल को देखा, वही कुणाल की नज़र जब उसकी नज़रों से टकराई, तो कुणाल तुरंत सीधा बैठ गया और सामने देखने लगा। अचानक कुणाल में आए इस बदलाव को देखकर प्रोफेसर भी दंग रह गए और क्लास के बाकी सभी स्टूडेंट भी कुणाल को अजीब तरह से देखने लगे, क्योंकि किसी ने भी ऐसा होने की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी। कुणाल एक अमीर फैमिली का बिगड़ा हुआ रईसजादा था, लेकिन उसे देखने के बाद भी दिव्या को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले ही पल वापस सामने देखते हुए उसने अपना काम करना शुरू कर दिया। वही खुद को इग्नोर होता हुआ देखकर कुणाल ने भौहें सिकोड़ते हुए उसे देखा, लेकिन फिर मुंह बनाकर अपना काम करने लगा। प्रोफेसर भी कुछ नहीं कर पाए और पढ़ाने लगे। अब एक दिन का होता तो कोई बात नहीं, अब रोज रोज का वही नाटक उसका कौन झेलता। लेकिन कुणाल ना चाहते हुए भी दिव्या को देखता ही जा रहा था। ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा था उसे खुद भी नहीं पता था। इक्वल्स आज का सफर यहीं पर खत्म होता है, थैंक यू। और हाँ, अब मैं रोज 2-2 चैप्टर दूंगा, तो अपना भी प्रॉमिस आप लोग मत भूलना और प्लीज अनु के लिए प्रार्थना करो। 56 होठों का एहसास। हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर। यार आप लोग अपने रिव्यूज तो कम से कम दो प्लीज यार, क्योंकि उसके बिना मुझे भी स्टोरी लिखने में मजा नहीं आता। उद्धरण चिन्ह डॉट ये कहाँ गिर गया, जल्दी कर कनक, वरना कोई आ गया तो तुझे कर समझ लेगा। एक तो वैसे ही उस खड़ूस के केबिन में आना माना है। आदित्य के केबिन में चुपके से छिपकर आई हुई कनक अपने हाथों का ब्रेसलेट ढूंढते हुए इधर उधर टेबल के नीचे, दीवार के पास, मैट के नीचे, मैट के ऊपर, सब जगह देख रही थी, लेकिन कहीं भी उसे अपना ब्रेसलेट नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने परेशान होते हुए दरवाजे की ओर एक नज़र डालते हुए खुद से बोला, क्योंकि केबिन के अंदर आते हुए वॉलंटियर ने लगभग उसे देख ही लिया था।
लेकिन कनक ने अपना खुराफाती दिमाग लगाया और वहां से कैसे भी करके कैबिन के अंदर आ गई। उद्धरण चिन्ह डॉट। ये ब्रेसलेट भी ब्रेसलेट ना होकर कोई सांप या चूहा हो गया, पता भी कौन से बिल में जाकर छुप गया है। एक तो पहले ही 4 साल पहले खो गया, अब एक आखिरी बचा हुआ था। उसे मैं नहीं को नहीं दे सकती। ओह गॉड प्लीज दुर्गा माँ मेरी मदद करो, वरना कहीं को खड़ूस केबिन में आ गया तो मेरी बैंड बजा देगा। सोफे के पीछे और स्टडी टेबल के पास उसने हर जगह छान मारा, लेकिन उसे कहीं भी अपना ब्रेसलेट नहीं मिला। अब तो उसे आदित्य पर ही गुस्सा आने लगा और उसे गालियां देते हुए उसने वापस ब्रेसलेट ढूंढना शुरू किया। जितना ढूंढ रही थी, उससे कहीं गुना ज्यादा तो आदित्य को गालियां बके जा रही थी। अगर आदित्य इस समय उसके कहे गए मीठे शहद में डूबे चाशनी की तरह शब्दों को सुनता, तो शायद उसका गला दबा देता या नहीं उसे उठाकर छत से नीचे जरूर फेंक देता। लेकिन गाली देना हो या कुछ भी हो, बहुत कोशिश करने के बाद भी कनक को नहीं मिला। आखिर में हार मानकर उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया। तभी अचानक किसी के कदमों की आहट उसे सुनाई दी। उद्धरण चिन्ह डॉट। एक हना के एसचे अब कौन आ गया। अचानक ही उन कदमों की आहट को अपने और भी करीब आते हुए महसूस कर कनक ने ना आप देखना ताव और सीधा केबिन से ही लगे वॉशरूम के दरवाजे को देखकर सीधा उसमें घुस गई। अंदर जाकर उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया और दरवाजे से पीठ टिककर जमीन पर बैठ गई और लंबी गहरी सांसें लेते हुए खुद से खैर मनाते हुए बोली। उद्धरण चिन्ह डॉट। उसे 6 फुट या 4 इंच के राक्षस को मैं छोड़ूंगी नहीं। उसकी वजह से ही मेरा ब्रेसलेट खो गया, अब मैं क्या करूं? अगर वो मुझे जबरदस्ती खींचकर वहां से अपने केबिन में नहीं लाता और मुझे जबरदस्ती की नहीं करता तो मेरा ब्रेसलेट गुम नहीं होता। इतना कहते हुए कनक सीधा खड़ी हो गई और गहरी सांसें लेते हुए वॉश बेसिन के पास आई। वॉश बेसिन के सामने ही एक बड़ा सा मिरर लगा हुआ था, जिसमें साफ कनक अपनी परछाई देख सकती थी। उसने पानी की छींटों से अपना चेहरा साफ किया और फिर अपने चेहरे को देखते हुए अचानक उसके हाथ यानी उसकी उंगलियां उसके होठों पर चली गई, जहां पर काटने का निशान साफ दिख रहा था। उद्धरण चिन्ह डॉट। ससुर। अचानक वहां टच करते ही उसके मुंह से आवाज निकली और अचानक उसकी आंखों के सामने वही पल घूम गया जब आदित्य जबरदस्ती उसे पकड़ कर किस कर रहा था। अचानक ही उसे खुद नहीं पता चला कब उसकी आंखें बंद हो गई और वही सीन एक बार फिर उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। आदित्य के होठों का एहसास अपने होठों पर होते ही कनक का चेहरा खिल उठा और उसके बाद आदित्य की हर एक हरकत उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह घूमने लगी। उसका उसके हाथों में अपनी उंगलियां उलझाना और उसके होठों को अपने होठों से बाइट करना, या उसकी कमर को टच करना, या उसके चेहरे को छूना, उसकी गर्दन को छूना और उसके बालों को छूना और उसके बेहद नजदीक आना और उसकी खुशबू महसूस करना। इतना महसूस करते ही अचानक कनक की आंखों के सामने का पूरा सीन ही बदल गया और उसकी आंखों के सामने एक बार फिर वही 4 साल पहले का सीन घूमने लगा, जब तेज बारिश में अजनबी के होठों का टच उसे अपने होठों पर महसूस हुआ था। उद्धरण चिन्ह डॉट। है मैं इस खड़ूस और राक्षसों के देवता को क्यों अपने ड्रीम बॉय से कंपेयर कर रही हूँ? वो एक ऐसा एहसास था जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल सकती। और एक तरफ ये राक्षस जिसने मेरे होठों की क्या हालत कर दी। अचानक की अपनी सोच से बाहर आती हुई कनक ने सामने शीशे में खुद को देखते हुए बोला। लेकिन पता नहीं क्यों आदित्य की खुशबू उसे जानी पहचानी लगती थी। बस यही नहीं पता था कि आखिर कहाँ। लेकिन उसे अजनबी के कपड़ों से आने सौंधी सौंधी खुशबू आदित्य की शर्ट से आने वाली खुशबू से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि उसे खुशबू में कुछ और ही एहसास था और इस खुशबू में कुछ और। अब कनक को कौन बताएं कि उसे समय आदित्य अपने टीनेजर एज में था, जब उसे भी अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना पसंद था, जो इन 4 सालों में बहुत ज्यादा बदल चुका था।
उसके स्टाइल से लेकर उसके सोचने के तरीके तक में काफी ज्यादा फर्क आ गया था। इस बात से अनजान कनक अपने ही एहसासों की उलझन में खोई हुई थी। फिर उसने अपने चेहरे को टॉवल से साफ किया, लेकिन उसे टॉवल में भी आदित्य की खुशबू उसे साथ महसूस हो रही थी। फिर उसने पूरे वॉशरूम पर गौर किया। तब उसे एहसास हुआ काफी लग्जरियस और मॉडर्न तरीके से उसे डिजाइन किया गया था। नॉर्मल लोगों को तो नहीं पता, लेकिन अगर कोई प्रोफेशनल हो तो उसे साफ पता चल जाएगा कि इसे खुद पर्सनली मेंटेन करवाया गया था। वहीं दूसरी तरफ कपूर इंडस्ट्रीज में लंच टाइम हो चुका था, इसलिए सभी एम्प्लॉयज नीचे कैंटीन में खाने के लिए चले गए थे। क्योंकि कपूर इंडस्ट्रीज अपने एम्प्लॉयज के लिए बेस्ट क्वालिटी का खाना अपनी तरफ से प्रोवाइड करती थी, जहां पर छोटे से स्टाफ से लेकर हाईएस्ट पोस्ट के मैनेजर तक वही खाना खाते थे। सभी स्टाफ और एम्प्लॉय खाने के लिए जा चुके थे, लेकिन टॉप फ्लोर पर और उसके जस्ट नीचे वाले फ्लोर पर मौजूद लोग अभी खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं गए हुए थे। क्योंकि टॉप फ्लोर पर माहिर था, जो अपने काम में काफी ज्यादा बिजी था, जिसे अपने काम के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता था। वहीं नीचे वाले फ्लोर पर कशिश अपने को वर्कर्स यानी आदित्य के दूसरे सेक्रेटरी और मैनेजर के साथ किसी डिस्कशन में बिजी थी। तारांकिन, यार प्लीज अपने रिव्यूज दो, आई रिक्वेस्ट। अब देखो मैं अपना प्रॉमिस कर रहा हूँ ना पूरा तो आप लोगों को भी करना होगा, समझे? प्लीज।